गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आजकल हम जो है जेनेटिक्स का मेंडल्स लॉज वगैरह पढ़ रहे थे। तो जेनेटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है और इसमें थोड़ा बहुत टीचर की हेल्प भी ज़रूरत पड़ती है। वैसे हमने क्लास 10th में काफ़ी कुछ मेंडल्स लॉज के बारे में पढ़ा था और जो है उसी से थोड़ा आगे को थोड़ा एडवांस्ड हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए ध्यान से। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है टेक्स्ट बुक को पढ़ें, चाहे वो फिज़िक्स हो केमिस्ट्री हो। थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक्स के साथ, हिंदी वाली बुक्स के साथ ये दिक्कत है कि इनकी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और बहुत अच्छा ट्रांसलेशन भी नहीं है। तो जो है हमें कुछ हेल्प बुक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर भी जो है बच्चों से उम्मीद यही की जाती है कि वो एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लिया था। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो एक जनरलाइजेशन है, ठीक है। एक उसको लॉ कहना बहुत समझदारी नहीं है। लॉ फिर भी हम स्कूल की किताबों में लॉ ही कह रहे हैं उसे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो आज जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं उनमें उसमें वो है परीक्षार्थ संकरणम। परीक्षार्थ संकरण, तो इसे हम जो है परीक्षार्थ संकरण को हम टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम जो है टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसे याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक साल छोड़ करके ये पूछा जाता है, नीट के एग्ज़ाम में, एएफएमसी के एग्ज़ाम में, ठीक है। 3 तरह की परीक्षाएं होती हैं। एक होती है नीट की परीक्षा, एक होती है एएफएमसी की परीक्षा, और एक होती है एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। नीट की परीक्षा में ऑल ओवर इंडिया जो है, ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है ये। और इसमें जो है जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज से जहाँ पर उनका मेरिट में नंबर आया है वहाँ से वो एमबीबीएस कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजों में भी नीट की परीक्षा से ही एडमिशन होता है। किसी भी बच्चे को एमबीबीएस करना है तो उसे जो है, चाहे वो गवर्नमेंट से कर रहा हो चाहे जो प्राइवेट से करे, उसे नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी ज़रूरी होती है। और एएफएमसी जो है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो है वो हर साल जो है साल में शायद 2 बार अलग से अपनी परीक्षा कराता है। तो आपको पता, आर्मी में जाने के लिए तो जो है फिज़िकली फिट होना भी ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर एसएसबी और उसमें जो है मेडिकल टेस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। तो एएफएमसी की अलग से परीक्षा होती है। जो टॉप बच्चे आते हैं वही उसमें एएफएमसी में सेलेक्ट होते हैं। और जो है एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए सभी एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए। और बायोलॉजी के लिए तो यही कहा जाता है कि एनसीईआरटी पर्याप्त है अपने आप में। और जो है उससे एनसीईआरटी से पर्याप्त है, इसके अलावा ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो है, जो समय बचता है आपका
बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, तो वो जो है आप फिज़िक्स केमिस्ट्री में उस समय का सदुपयोग करें। तो मेरिट भी जो है, अगर दो बच्चों के बराबर मार्क्स आते हैं तो जिस बच्चे के फिज़िक्स में ज़्यादा नंबर होते हैं अ, वो मेरिट में ऊपर आ जाता है। इसलिए आप जो है बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिलाकर के 50-50 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, जबकि फिज़िक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, तो बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो बायोलॉजी से भी अगर आप बायोलॉजी अच्छी बना लें तो अच्छी बात है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस। तो हमने जो है मेंडल के इसको पढ़ लेते हैं। F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण किया। इसे उन्होंने परीक्षार्थ संकरण नाम दिया। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव जिसका प्रभावी फिनोटाइप वाला जीव जिसका जीनोटाइप मालूम करना है का अप्रभावी पौधे से संकरण किया जाता है। परीक्षार्थ जीव के जीनोटाइप निर्धारण के हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विश्लेषण किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है, अगर एग्जाम में आ गया कि टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, तो आप जो है यहाँ पर लिखी हुई लाइंस को, पहले तो आपको पहले से पता है कि टेस्ट क्रॉस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसकी परिभाषा को, ये जो भी इसने पैराग्राफ लिखा है, इसको जो है याद कर लीजिए, रट लीजिए सही समय में। अगर आपसे कोई कहता है कि जो है रटना ज़रूरी नहीं है, रटना सही नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, तो मैं उनसे सहमत नहीं होता हूँ जो कहते हैं कि सिर्फ समझना पर्याप्त है। मेरा ये मानना है कि परिभाषाएं रटनी बहुत ज़रूरी है, समझ कर रटनी है, सिर्फ रटनी नहीं है, समझ कर रटनी है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उस बात में जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं वो जो है समझ लिए जाएं। जैसे F2 किसे कहेंगे, F2 पौधा कौन सा हुआ, तो हमने पहले पढ़ रखा है, कि जो है इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें समझनी है। सबसे पहले तो जो है मेंडल ने प्योर लाइन डेवलप की, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ डेवलप किए। इसे हम जो है ट्रू ब्रीडिंग भी कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। और फिर इनके क्रॉस से ये कहलाती है पेरेंट जनरेशन, ये कहलाते हैं पेरेंट जनरेशन। और इनसे जो, जब हम दो प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डॉर्फ में क्रॉस कराते हैं, तो जो संतानें पैदा होती हैं उनको हम कहते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। और मेंडल कहता है कि ये जो है ये हाइब्रिड टॉल होते हैं। F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ये याद कर लीजिए, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। फिलियल का मतलब होता है संतति, फिलियल शब्द का मतलब होता है संतति या संतान। उसके बाद मेंडल क्या करते हैं कि इसी का स्वनिषेचन करा देते हैं।
तो उनको जो है, जो दूसरी पीढ़ी F1 के पौधों में स्वनिषेचन कराने के पश्चात जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे हम जो है F2 पीढ़ी, उसे हम जो है F2 पीढ़ी कहते हैं। इसे हम जो है F2 जनरेशन कहते हैं। तो F2 जनरेशन क्या है? F1 पीढ़ी में पहली संतति पीढ़ी में जो प्लांट्स मिले उनमें वो सब टॉल होंगे, डोमिनेंट टाइप के होंगे। जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट और रेसेसिव, ये दो शब्द याद कर लीजिए। प्रभावी के लिए डोमिनेंट याद कर लीजिए और अप्रभावी के लिए रेसेसिव याद कर लीजिए, चाहे इंग्लिश टर्म्स भी याद करिए। अब F1 जनरेशन के पौधों में स्वनिषेचन कराने के पश्चात जो पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें हम जो है F2 जनरेशन कहते हैं। और जब आपने जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा तो उसमें आपने पढ़ा कि जो है F2 पीढ़ी में जो है कुछ पौधे, तो 4 पौधे अगर हमें मिलते हैं तो 4 में से एक लंबा होता है और 2 जो हैं वो शंकर लंबे होते हैं और तीसरा जो होता है वो, चौथा जो होता है वो ड्वार्फ होता है, बौना पौधा होता है। एक शुद्ध लंबा, 2 हाइब्रिड लंबे, शंकर लंबे, और चौथा जो है, तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटाइप शब्द पढ़ लीजिए, समझ लीजिए फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। अब देखिए ये पौधा जो है कैपिटल टी, ये जो है लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा है। तो ये बाहर से देखने में आपको लंबा दिखाई देगा, लेकिन कैसा लंबा है हमें नहीं पता। ठीक है, देखिए मेंडल को तो या तो पौधे लंबे दिखेंगे या बौने दिखेंगे बाहर से देखने में। वो ये नहीं जान सकता है कि ये जो है शुद्ध लंबा है या शंकर लंबा है, हाइब्रिड टॉल है या प्योर टॉल है। ये भी लंबा है, पहला भी लंबा है, दूसरा तीसरा, ये तीनों लंबे हैं। अभी कौन सा शुद्ध लंबा है, कौन सा शंकर लंबा है, ये मेंडल को नहीं पता चलता। तो बाहर से देखने में जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम जो उसका फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन उसके जीन्स कैसे हैं, कैपिटल टी हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसे हैं? कैपिटल टी हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी हैं? यानी कि ये पौधा जो है इसके जीन्स कैसे हैं, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। तो अगर आप जो है यहाँ पर देखें तो 3 लंबे हैं, 3, और जो है 3 टॉल, 3 तो लंबे हैं, 3 टॉल, और एक जो है वो बौना है, 1 डॉर्फ। तो हमारे पास जो रेशियो आया 3 टॉल इज टू 1 डॉर्फ, ये बाहर से देखने में है। इसको हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो, इसे हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। अगर जो है जीनोटाइप को देखें, जीन्स को देखें, तो एक जो है, एक ये जो है कैपिटल टी, ये जो है शुद्ध लंबा है, तो 1 प्योर टॉल, और 2 जो हैं वो आपके हाइब्रिड टॉल हैं, और एक जो है वो डॉर्फ है। तो हमारे पास जो रेशियो आया वो जो है 1:2:1 है। यानी कि ये जो है जीनोटिपिक रेशियो कहलाता है, ये कहलाएगा जीनोटिपिक रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
फिनोटिपिक